की जो सर्विसेज है, अमान साहब आपका इंतजार था, बैंक की जो सर्विसेज है वो भी इसको पोस्ट ऑफिस बिल को दे दी गई, और दंड समिति जो भी धाराएं थी उन सबको खत्म कर दिया गया, यानी दंड कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा कि मंदिरों से आपको तिरुपति बालाजी से कोई प्रसाद मंगाना हो तो ड्रोन से आ जाएगा, ये पोस्ट ऑफिस है, आराम से, राम का मंदिर है, इससे आप प्रसाद वरसाद मंगाने का काम भी होता रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्शन ये उठा था कि जितनी भी डाक है उनको खोलने का पावर इन्होंने ले लिया अपने हाथ में, सिक्योरिटी के नाम से और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से। तो विपक्ष ने कहा यार हमारी सारी डाक आप खोलोगे कि नहीं, हम जिसके भी होगा सिक्योरिटी के तहत हम डाक को खोल सकेंगे, यानी आपका जो भी भेजोगे आप, तो आपका प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम है इसको प्राइवेट कंसर्न में यूं कह दो के कहते तो ये प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, लेकिन ये है सिस्टम प्राइवेटाइजेशन का। ये ड्रोन भी आएगा, ये सारा होएगा, और इनका जो भी हेड है वो जन विश्वास से भी दंड खत्म कर दिए थे इन्होंने, डायरेक्टर जनरल को पूरे पोस्ट ऑफिस के पावर दे दिए। सेक्शन 9 और 10 में खतरनाक कानून है, डाक के बारे में कहा ये प्राइवेसी खत्म कर रहा है, हमारी डाकें खोलेगा और करेगा, ये मामला डाक का गड़बड़ हो गया वो। अब एक बिल आया और एडवोकेट बिल, इस बिल में तो कोई ज्यादा कुछ बात नहीं थी, ये पहले भी आ चुका है, यहाँ लोकसभा में पास होना, राज्यसभा में पास हुआ था, पहले हमने कर चुका था। एडवोकेट में कहा कि दलाली हो रही है, तो दलाली के मामले में, परिभाषा के मामले में ये विपक्ष वाले काफी उलझे कि भाई दलाल किसको कहोगे, जज खुद ही दलाल बन बैठा है, जज भी दलाल है, लोग हैं, तो आप इसको क्यों बिना मतलब का ये दलाली के वाली ये कर रहे हो। तो अब इनको ये है कि भाई इनके जो वकील है ना, एंटी वकील हैं, जो पीएलआई लगा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको प्रशांत भूषण जैसे कई ऐसे वकील हैं जिनके इनको पचर लगाए रखते हैं, तो वो ऐसे 5-4 वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी प्रेशराइज करने के लिए ये एडवोकेट का दलाली बिल के मामले में कहीं ना कहीं इनको लेने के लिए परिभाषाएं चेंज कर दी। ये तो हुई 4 तारीख की बैठक। 5 तारीख को लोकसभा बैठी, और लोकसभा के अंदर इन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बैंकिंग का सिस्टम डाल दिया, जो हमने पहले बहुत डिस्कशन किया मल्टी स्टेट के बारे में। 2 लाख तक का लोन देने का, केसीसी टाइप का, ऐसा कुछ इन्होंने होम बैंकिंग का सिस्टम कर दिया। बाद में एक बड़ा सवाल उठा विशेष तौर से कि नरेगा के अंदर क्या है कि सेक्शन 6 है जिसके अंदर आप एंट्री करा दो तो 15 दिन के अंदर कोई भी सरकार आपको रोजगार नहीं देती है तो मैं बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। तो सेक्शन 7.8 के अंदर है, 6 में एंट्री करनी पड़ती है, देना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई रोजगार देने की गारंटी उनकी है, दे रोजगार राज्य। तो राज्य ने कहा कि हम, वेस्ट बंगाल ने कहा कि यार हम रोजगार तो देते हैं, आप पैसे ही नहीं देते हो तो हम क्या करें। तो पैसे की बात आई, तब कहा कि हम आपको पैसा देते हैं तो आप किसी और जगह खर्च कर देते हो, इसलिए हम नहीं देते, आपके ऑडिट के पैरा बनने। कुल मिलाकर के जो आर्थिक तंत्र केंद्र में आ चुका है, अब इसको हम लोग उस माइंडसेट से जोड़ेंगे, सीतारमन का जवाब आएगा तब की बात में, कि जो पैसा किसी के हाथ में आ गया, किसी बाप के, दादा के, जिसके भी आ गया, कमा करके बच्चों ने दे दिया, तो दादा अपनी मर्जी से कैसे दे, क्या करे, वो सवाल जवाब का मुद्दा बन जाता है। जब एमएसपी की बात आई, इनके अंदर सवाल आया, तो इन्होंने कहा यार एमएसपी पे आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो इन्होंने क्या किया कि क्वांटिटी नहीं दे करके और अमाउंट दे दिया कि इतने लाख का खरीद लिया। तो वो तो एमएसपी बढ़ी, तब हुआ कि भाई क्वांटिटी 100 कुंटल है, तो 100 कुंटल की जगह आपने 80 खरीदी, लेकिन वो अमाउंट जो है वो क्योंकि रेट ज्यादा हो गई तो अमाउंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा निकल गया, तो हमने ज्यादा खरीदी। कुल मिला के गोलमाल जवाब इनके चलते रहे। इसके बाद में कश्मीर का ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन का, रिजर्वेशन का बिल आया। कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन के अंदर इन्होंने कुछ, रीऑर्गेनाइजेशन में तो पीओके के नाम से 24 सीटें जो खाली रहेगी, और बाकी कश्मीर के लिए, इनके लिए सीटें फिक्स कर दी, और इनका अब डिलिमिटेशन होकर के इस तरीके से होएगा। पूरा इससे नेहरू के ऊपर बहस चलती रही बिना मतलब की हुआ, फिर अंत में ये कहा कि तुम लोगों को कुछ नहीं करना, डिलिमिटेशन करके कैसे करके इस कश्मीर को, जम्मू को महत्व देते हुए शासन को कब्जाना है, इससे ज्यादा कोई दिमाग तुम्हें लगाना नहीं है। तो इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन करेगा चुनाव, तो हम क्या करेंगे, ये करके पल्ला झाड़ दिया। तब कहा भाई आपने कहा था कि परिस्थिति ठीक होते ही करा देंगे, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट करे ना, लेकिन कहा भाई इलेक्शन कमीशन देखेगा। परिस्थितियों के मामले में सबने यही कहा परिस्थिति अभी सुधरी नहीं है, हमेशा मर रहे हैं लोग,
और इस तरीके से कोई बात ऐसी पकड़ में आई नहीं है। तो रीऑर्गेनाइजेशन की रिजर्वेशन के मामले में इन्होंने कुछ रिजर्वेशन ऐसे कर दिए, कुछ पंडित जो हैं उनके लिए, कुछ वो बकरवाल हैं, गुजर हैं, उनके लिए अलग तरीके से सेटअप करके रिजर्वेशन में कुछ ऐसे डाल दिए जो ओबीसी का अपना कमीशन कार यहाँ जो व्यवस्था है उससे थोड़ी अलग सी व्यवस्था कर दी पंडितों के उनके लिए। तो इसके लिए भी बात उठी। और बाद में मैटर ये जो बिल कश्मीर वाला इनका फाइनल होने के बाद में इन्होंने कश्मीर बिल के अंदर तो मोटा मोटा ये कहा कि चुनाव 2024 तक मुद्दा जीवित रखना है, आपको चुनाव उनाव कुछ नहीं करना है, एक माहौल बना रहे हिंदू मुस्लिम का, इसलिए आपने ये कश्मीर बिल का एक एजेंडा फेंक दिया और नेहरू की बात कह करके लोगों को बरगलाने के तो अब मुद्दा ये उठा कि भाई ये तुम्हारा ये जो कुछ भी हुआ है, तोड़ फोड़ हुई, इसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर, तो तुमने ये बिल क्यों ले आए? तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो स्टे है, जब स्टे है तो स्टे का मतलब यही है कि जहां है वो स्थिति पड़ी है वहां, हमने अलग बिल ले आया, हमें कौन रोक सकता है? यूं करके ये जम्मू कश्मीर वाला मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में होते हुए भी ये बिल लेके आ गए, बिल पास करा लिया और ये सब कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको जिंदा रखना है किसी न किसी बात के लिए, 2024 तक ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलता रहे और कश्मीर को किसी तरह से कब्जा करने की बात है। कुछ लोगों ने जो कश्मीर से था एक वो उसने वो मियाँ जी हैं सेशन कोर्ट के नहीं हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये जम्मू वाले भी नहीं चाहते ये चीजें तुम जो कर रहे हो ये, लेकिन तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो ये बातें? लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम तो करते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम फौज आई थी तो 28 गांव जो है वो कहीं बाहर चले गए, फिर भी उनकी जगह भी करके इन्होंने इस तरह से रिजर्वेशन के कई फंडा डाल करके और इस बिल को इन्होंने पास कर दिया। बाद में राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति की चली, जो मान साहब जी जुड़ गए हैं, हम इस पे डिटेल में 15-20 मिनट के बाद में चिंता करेंगे, पहले हम इस बात को ले लें। 6 तारीख को इनका जो है गुजरात में चीनी मिलें बंद पड़ी है, इसके बारे में बात उठाई, हर एक का जवाब पीयूष गोयल देने लगा और एक प्रतिभा मंडल थी, उसने वो कमेटी में गई थी जम्मू कश्मीर, तो उसने बात उठाई कि मैं और मेरे बच्चे गए तो मैं घूमना चाह रही थी तो उस टाइम का नहीं अभी रुको, और आधे घंटे बाद में एक गाड़ी आई, मेरे आगे आगे गाड़ी चली, इसका मतलब शांति नहीं है, वो ये प्रूव करना चाह रही है। फिर वो इसने जो राम गोपाल यादव है उसने कहा कि यार मुझे एक समझ में नहीं आया कि ये आप लोग कोई और ग्रह से आए हुए लोग हो क्या? जितनी भी योजनाएं न तो ये जल वाले में पानी में आ रहा है, गुजरात के ठेकेदार सारा पाइप डाल करके चले गए, और तुम्हारे कोई भी डेटा शौचालय जो है किसी प्रकार से कोई यूजफुल नहीं है, फिर भी आप उनको कह रहे हो हमने ये कर दिया। उज्ज्वला योजना में किसी को कोई पूरा दिया नहीं, करिया नहीं, सारा मीडिया आपके पास है, आप कोई किसी, और 5 लाख वाला जो तुमने आयुष्मान का लगा रखा है तो गंगाराम हॉस्पिटल का, क्योंकि राम गोपाल हेल्थ कमेटी का अध्यक्ष है, उसने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने फोन किया गंगाराम हॉस्पिटल को तो 5 लाख वाली वो लेता ही नहीं, बड़े हॉस्पिटल वाले तो इनको घुसने ही नहीं देते। अब गरीबों को 5 लाख का वहां क्या करे तुम, 1000 की 100 की दवाई है उसकी 5000 का बिल बना करके इनको कर रहे हो, तो ये क्या नाटकबाजी है? ये बात उसने राम गोपाल यादव ने कही, वो जो कि इस कमेटी का हेल्थ कमेटी का अध्यक्ष है, जो हेल्थ की जो स्टैंडिंग कमेटी उसका ये अध्यक्ष है। अब फिर भी ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन अब इनको रोकने वाली पोजीशन है। फिर एक आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बिल, शिवलाल जी भी जुड़े हुए हैं, इसमें मोटा मोटा ये आया कि यार आप तेलंगाना में सेंट्रल के एसटी की यूनिवर्सिटी तो खोल रहे हो, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस के हेड भर दिए आपने, कोई एसटी का कोई भी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट या कोई ऐसा कोई हो वीसी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोग जो है इस शिक्षा के अंदर एक बंगवाकरण का जो मेथड है वो डाल रहे हो, ये विपक्ष के आक्षेप में आपके बीच में पढ़ रहा हूं। बाद में जो बात आई उबर करके 7 तारीख को, तो वो सेंट्रल के यूनिवर्सिटी वाला बिल चला 7 को और राज्यसभा में चला, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा रोड़ा होता रहता है, उसमें भी आयुष्मान भारत की सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बात आई कि आपके सारे गड़बड़ है इसके अंदर,
बहुत फर्जीवाड़ा है। मरने के बाद में भी वेंटिलेटर का उसमें सीएजी की रिपोर्ट में कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी, लेकिन यहाँ सीएजी की रिपोर्ट की कोई हुई नहीं। रेल में डॉक्टर का डब्बा जोड़ने की बात एक सांसद महोदय ने उठाई, और फिर एक विदेश यात्राओं के ऊपर बात उठी कि भाई आप लोग हवाई जहाज लेके बाहर विदेश यात्रा कर रहे हो, तो वहां ये मिलने वाला क्या धंधा है आपका, इकट्ठा कर लेते हो और ये खर्चा तो हमारा हो रहा है, और आप अपनी वहां दुकान चला रहे हो और मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा के झंडे लेके खड़े कर देते हो। पहले हवाई अड्डे पे कर दोगे, कभी वहां कर दोगे। तो हमारे धनखड़ साहब बड़े दीवाने हुए उनके कि ये इंडियन डायस्पोरा है, और मैं तो चाहता हूँ कि संसद में बहस हो, हमारा एक प्रधानमंत्री जाए और वहां पे इंडियंस हो, उनका बहुत बड़ा स्वागत होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये खर्चा हमारा क्यों करे, जाए प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा का जाए तो ये करके, मंत्री जाए वो भी दुकान लगा रहा है, प्रधानमंत्री जाए तो भी दुकान लगा रहा है। तो वहां पे वो ज्यादातर ये गुजरातियों को इकट्ठा कर लेते हैं और वहां पे नारे लगा करके, टीवी इनके पास में है। ये बात यहाँ इंडियन डायस्पोरा की हुई कि बीजेपी के समर्थित लोग हैं तो बाहर भी आपने कर रहे हो, तो वो ये माहौल बनाना चाहते हैं कि भाई आप लोग जो है दुनिया में डंका बज रहा है, ये माहौल जो है वो आप बजा रहे हो, डंका कहीं भी नहीं बज रहा है आपका, डंके जो है वो सब फेल हैं, लेकिन अब आप वहां पे ऐसे लोगों को गवाह बना करके इस तरह की ये नाटकबाजी कर रहे हो। ये इनका विपक्ष का कहना था। फिर वो राज्यसभा में आए मोदी जी, वही वी वांट मोदी के नारे लगे, वोट फॉर मोदी जी के। सदन में आने पर नारेबाजी शुरू होती है। आजकल प्रधानमंत्री जी एंटर करते हैं तो पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। हाईकोर्ट के जजों के बारे में चला कि भाई 30% सीटें खाली पड़ी है और आप भर नहीं रहे हो, और कोलोजियम से आपने कोई ऐसा पाल रखा है। तो मेघवाल ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 34 जज हैं वो हमने फुल कर रखे हैं, इसके अंदर हमारी प्रोसीजर चल रही है। 1114 जज हैं जिसमें से 794 अभी हमने लगा दिए हैं, बाकी हम भर देंगे, प्रोसीजर में है। तो इन्होंने कहा भाई इतना भर के आप लेट क्यों कर रहे हो, ये बात वहां चली। अब जो है वो लास्ट में जो 8 तारीख को चली, 2 दिन तो छुट्टी रही, तो 12 बजे लोकसभा स्टार्ट होते ही, क्योंकि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में महुआ मोइत्रा को जो कमेटी है उसका एंट्री थी, तो वो तानाशाही नहीं चलेगी कि नाया के साथ में स्थगित हो गई। 12 बजे वापस बैठे, तो बैठते ही इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, दे दी सबको। रिपोर्ट देने के बाद फिर हल्ला हुआ तो 2 बजे तक स्थगित हो गई। इसके बाद में इस पे बहस हुई तो इन्होंने कहा यार ये पहला सदन का सेशन है, इसके अंदर महिलाओं की बात बहुत मोदी जी करते हैं, महिलाओं के अत्याचार कर रहे हो आप लोग। मेन बात ये उठाएगी यार, हम जज की तौर पे किसी को निकाल रहे हैं तो व्हीप जारी क्यों किया। व्हीप के बाद में क्या होता है कि आदमी कोई भी, उधर महिला भी है ना बीजेपी की, वो फेवर करना चाहे तो भी कर नहीं चाहे, लेकिन व्हीप आपने जारी क्यों की। इन्होंने कहा ठीक है व्हीप तो हमने जारी कर दी। फिर मुद्दा ये आया कि वहां से उधर से महिलाएं ही बोली, और बोलने के अंदर उसने कहा कि भाई 61 इसने महुआ ने जो है वो सवाल किए, जिसमें से 50 जो है हीरा चंदानी से संबंधित थे। तो मुद्दा ये उठा कि भाई हीरा चंदानी से संबंधित तो थे, लेकिन किसी से भी अडानी से संबंधित थे, और हीरा चंदानी उसमें सवाल जवाब वो लिख रहा था और मेरे दे रहा था, तो उसमें आपको क्या तकलीफ हुई कि पैसे खाने का उसने एफिडेविट दिया। तो इन्होंने कहा एफिडेविट दिया, तो महुआ ने कहा भाई, महुआ ने कहा नहीं, वो महुआ को तो बोलने ही नहीं दिया, काफी जद्दोजहद कोशिश की, सभी ने कहा इसको 10 मिनट बोलने दो, लेकिन इसको महुआ को स्टेटमेंट देने नहीं दिया। सोमनाथ चटर्जी का बहाना करके उस टाइम ये सोमनाथ ने ये रूलिंग दी थी, 10 को निकाला था, तो हम इसको नहीं बोलने देंगे, तो महुआ को तो नहीं बोलने दिया। फिर वो एक इनका बोला AITC का, उसने कहा यार मुझे ये बताओ कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपका प्रूफ कहाँ है कि इसके पैसे, कि उसने एफिडेविट दिया, तो एफिडेविट दिया तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ। उसको बुलाने के लिए जब हम कह रहे हैं कि उसको बुला लो, सामने बुलाओ उसको, एफिडेविट वहां से वो UAE में बैठे बैठे उसने कोई एफिडेविट दे दिया, यहाँ इन्होंने उस एफिडेविट के ऊपर ही पूरा फैसला दे दिया कि महुआ को सस्पेंड कर दिया इन्होंने। तो लगभग यही बात आई पकड़ में। कई विपक्ष के नेताओं ने कई उदाहरण दिए कि देखो यहाँ पे आपने व्हीप गल जारी की, यहाँ पे आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से निकालने का, आपको जांच करने का है। लगा अभी ये मैटर कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या क्या करेगा, ये आगे की बात है, अब इसमें चलता रहेगा। राज्यसभा की लास्ट की बैठक है
जिसमें एक हरियाणा का था, उसने कहा यार फौजी कोटे के जो रिजर्वेशन थे नौकरी के, वो रिजर्वेशन आप अग्निवीर में 25% दे रहे हो, तो फौजियों वाली परसेंटेज भी जोड़ दो, तो कुछ और परसेंटेज बढ़ जाएगी, 25 की जगह 40-50 हो जाएंगे, करेंगे। और दूसरा मुद्दा उठा आईआईएम और आईआईटी के अंदर एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है। ये एक मुद्दा उठा था कि सिख कैदियों को छोड़ नहीं रहे, 6 कोई सिख कैदी है उनको छोड़ नहीं रहे हो राज्यों को जेल से। वहां यूपी में कर दिए कि कई गुंडे टाइप है, तो राज्य उसमें लिख देता है कि इनको छोड़ दिया जाए, वो जेल ही और वो मिलकर इनका कोई ऐसा प्रोसीजर है जेल से सजा के पहले छोड़ने का, तो इनका कोई ठीक हो। तो इन्होंने कहा इन सिखों का भी ठीक है भाई, इनको भी छोड़ो, तो लेकिन इन्होंने कोई इस पे वो मांग है, वो मांग लिख लेते हैं बस, वो तो आप आरएसएस के लोगों तो छोड़ रहे हो और सरदार अंदर बैठे हैं। और फिर बाद में एक बात उठी आरबीआई की। आरबीआई में कहा कि भाई तुम लोगों को पहले 50% करीब करीब बैंकों की ऑडिट होती थी, अब इन्होंने ऑडिट के मामले के अंदर इस तरह से पतली गलियां निकाल दी कि बैंकों की ऑडिट हो ही नहीं रही है, तो बैंक में लोगों के पैसे डूब जाएंगे, ऑडिट आप कर ही नहीं रहे हो, सीए का मामला लेकर के आप चला रहे हो इसमें, तो पुराना सिस्टम लागू करो। बाद में एक बीजेपी की हरियाणा की सांसद थी, उसका स्टेटमेंट था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसने कहा कोविड होने के बाद में हार्ट का अटैक ज्यादा बढ़ा है, उसमें जो है साइड इफेक्ट हुआ है। पहले मंडोलिया मंत्री ने भी एक बार ऐसे कहा था कि जो उनको सीरियस कोविड हुआ है उन लोगों को ज्यादा नहीं करना चाहिए। और कई वो बलारा भी है, कई लोग भी कहते हैं कि ये कोविड का जो इनका वैक्सीन था वो फर्जी था, कोई मतलब नहीं था, इन्होंने ये नाटकबाजी करके सबके वैक्सीन ठोक दिए और वो बाहर देशों को भी बेवकूफ बना के बेच दिए, इस तरह का बात आया। फिर रेल के रोकने के मामले में आया, तो वो बिहार का था सांसद, वो जिद करने लगे कि तुम गलत बयानबाजी कर रहे हो संसद में कि रेल ऐसे नहीं रुकती है, हम ट्रैक रिपेयर करते हैं तब है कानून से रोक रहे हैं। उसने कहा नहीं, यहाँ से यहाँ रुक रही है, यहाँ से यहाँ नहीं रुक रही है, इनके लोगों को रोक रहे हो आप और हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। ये मुद्दा रेल का उठा। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का बहुत नीचे रैंक है, इस मामले में इन्होंने कह दिया इनके आंकड़े हम नहीं मानते, झूठे हैं, ठीक है। और वो कपास का जो है वो पिंक वॉल्वर का प्रभाव के बारे में भी कृषि मंत्री कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाया। फिर वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है एक रिपील करने का बिल लेके आए, जो प्राइवेट बिल था, उनका कोई ज्यादा वजूद नहीं होता। एक तो हुई ये बात। अब मैं मान साहब को लाऊंगा बीच में कि सीतारमन ने जो जवाब दिया संसद में, क्यों देखो हमें संसद की बात को गहराई से लेना चाहिए, जिसके ऊपर चिंतन भी उस डायरेक्शन पे करना चाहिए। गोलमाल जवाब दे तो हमारा मंच जो है उस पे बात को सोचे कि भाई क्या वाकई हुआ क्या है। मोटा मोटा आंकड़े में मैं बाद में इनमें टच करूंगा। तो मान साहब सीतारमन की रिपोर्ट को हम इस डायरेक्शन में टच करें कि चिदम्बरम ने इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में बातें कही है, तो एम्प्लॉयमेंट की गोलमाल जवाब है वो आप बताएंगे, मैं भी उसमें बीच में बाद में लास्ट में कोई बचेगी तो बात कह दूंगा। और उन्होंने सीएमआई के डेटा दिए, क्वालिटी और क्वांटिटी का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके मामले में भी बात हुई। मेन बात थी कि ग्रोथ जो आप कह रहे हो, ग्रोथ इज नॉट एट ग्राउंड, ग्रोथ जो है ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन सीतारमन ये प्रूव करती है कि ग्रोथ ग्राउंड में है, हमारा जो है डंका बज रहा है दुनिया के मार्केट में, हम लोग जो है आगे हैं। तो मान साहब आप 10-15 मिनट जो भी ले पाए, इसको एक एक डेटा आपके पास है, हमने डिस्कस भी किया है, और उसको हम बीच में लाएं और फिर बाकी साथियों को भी लेंगे। ओवर टू मान साहब। नमस्कार सभी को। वैसे पिछले हफ्ते की जो कार्रवाई है आपने करीब करीब ठीक ढंग से बताई दी है, इसमें एक थोड़ा सा और बता दे, थोड़ा ऐड कर दूंगा। हर शुक्रवार को जो है राज्यसभा में इस बार प्राइवेट बिल पेश हुए थे काफी, तो उसमें एक प्रमुख था जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस ने कहा कि ये तो इसमें पेश ही नहीं होना चाहिए, जो इससे वक्फ बोर्ड से संबंधित था। एक 1995 में ये पास हुआ था। हाँ, वक्फ वाला मैंने कह दिया, मान साहब लास्ट में कहा था, वक्फ वाला कह दिया। अच्छा, हाँ ठीक है, वो कोई उसकी कोई था, बाकी तो 70 थे आते रहते, पास नहीं होते, प्राइवेट बिल तो आते रहते हैं, कभी कभी आते हैं, बाकी मोस्टली वो
पास कम ही हो पाते हैं, 1-2 होता है। चलो ठीक है। अच्छा, तो सीतारमण जी ने जो कहा है, उन्होंने ज़्यादातर जो एमपीज़ ने सवाल उठाए थे आर्थिक इकोनॉमिक के बारे में पिछले हफ्ते, इसमें लोकसभा और राज्यसभा में, तो ज़्यादातर 16-17 एमपी थे, जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सवाल पूछे थे एक तरह से, कि रोज़गार से संबंधित, शिक्षा का, वेल न्यूट्रिशन और हर एक चीज़ें जो है, कई तरह के सवाल थे। उन सब का जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति है, वो कहा सबसे दुनिया में सबसे अच्छी बताई पहले तो। फिर उन्होंने एक वॉलमार्ट का उदाहरण दिया, कोई इंडियन एक्सप्रेस की जो है कटिंग दिखाई कि देखो अखबार भी ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, दूसरे देशों के अखबार आदि बताते हुए उन्होंने उदाहरण दिया। तो उन्होंने हालाँकि बाद में दूसरे दिन अपने भूतपूर्व जो है वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब ने ये 3 कहा कि मेरे स्पेसिफिक पॉइंट 3 थे, जो उसमें रोज़गार से मेल न्यूट्रिशन के लिए था। उनका उन्होंने कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, गोलमाल जवाब दिया। यानी एक का तो अमेरिका का वो वॉलमार्ट जो अखबार था, उसकी कटिंग बता के दे दिया कि देखो अमेरिका में भी इसकी बढ़ाई हो रही है भारत की आर्थिक स्थिति। मेल न्यूट्रिशन के बारे में कहा कि हमने इतने सैनिटेशन हाउस बना दिए, इतने वो चीज़ें बना दी, शिक्षा में सुधार कर दिया इसलिए, और ये जो नेटल होता है, प्री बच्चा से पहले चेकिंग इतनी होती है, इतने जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होने लग गई। यानी पहले घरों में होती थी, वो अस्पताल में होने लग गई, काफ़ी मतलब बताया उन्होंने 80% के आसपास। तो इससे जो है न्यूट्रिशन बढ़ता है। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि इसमें और ये बताओ ना कि आपने आर्थिक स्थिति में जब 81,000 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हो, इसका मतलब भूखमरी तो है। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने हर एज वाइज़ दिया था कि ये देखो इस एज में इतने बेरोज़गार हैं, इतने इसमें, और टोटल उन्होंने जो कहा था, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो 56 है भारत में। तो इन्होंने जवाब देते हुए सीतारमण ने सबसे पहले तो ये आंकड़े दिए कि यहाँ एनडीए के अंदर जब ज़मीन पे काम नहीं हुआ और हमने ज़मीन पे काम किया है, तो उन्होंने कहा कि जो एक होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी ये प्राइवेट कंपनियाँ जो काम करती हैं, देश का कितना विकास हो रहा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें कहा कि हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है वो 56 है दुनिया में। यानी 50% से जो ऊपर इंडेक्स यदि आता है, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है। फिर उसने दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया कि जैसे अमेरिका में 49 है, कुछ पॉइंट है, पिछले इतने ये था, और हमारा कहा कि पिछले 29 महीने से लगातार 50% से ऊपर हमारा इंडेक्स है, यानी बड़ा अच्छा बताया एक तरह से। फिर उन्होंने कहा डायरेक्ट टैक्स में पिछले सालों में 21.82% की वृद्धि हुई है, यानी इनकम टैक्स में, और मासिक हर मंथ जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, वो 1.6 लाख करोड़ रुपए स्थिर लेवल, इससे ज़्यादा ही आ रहा है। मतलब ये वृद्धि पहले से काफ़ी बढ़ा है, ये संकेत है एक तरह से। जो फिर कहा कि हम कई चीज़ों में दुनिया में पहले नंबर पे हैं, तो कहा जैसे दूध में है, पल्सेस यानी दलहन वगैरह हैं, ये कपास है और चीनी है। इन चीज़ों में हम कहता कि इंडिया जो है ना पूरे दुनिया में फर्स्ट है ये इनमें उत्पादन करने में, जो जिसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, और पहले हालाँकि इम्पोर्ट होता होगा, लेकिन इसका फर्स्ट है। सेकंड कहा उन्होंने हम चावल में, गेहूँ, गन्ना और फल, सब्ज़ी, इनमें हमारा दूसरा नंबर है दुनिया में, उत्पादन करने में मतलब। फिर थर्ड कहा मछली और मछली से संबंधित उत्पादन जो हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, फार्मा है, ऊर्जा पावर है, इसमें थर्ड नंबर पे आ गए। चौथे में भी कुछ गिनाया उन्होंने, और फिर ये कहा कि हम शहरों में ही नहीं, गाँव में भी इसका जो है हमारा विकास हुआ है और वो रोज़गार बढ़ा है। तो इस पे उन्होंने ये अपने चिदम्बरम साहब ने पहले इसका ये कहा था कि जो रोज़गार की बात जो है मेन है, जो बताई गई है, उसमें उन्होंने ऐज वार बताया था कि हमारे जो 24 साल से कम उम्र के हैं, वो 20%, 22% से ज़्यादा बेरोज़गार हैं, 25 साल से 42% हैं, 29 साल तो वाले 23% हैं। इस तरह से उन्होंने अलग-अलग कैटेगरी ऐज वाइज़ बताया, और कहा रेगुलर वेजेज़ एम्प्लॉइज़ हैं, वो इसमें हमें जो 24% थे पहले, और ये पिछले जब से एनडीए सरकार बनी है, अब 2023 तक ये 21% हो गया। यानी 3% रेगुलर बेसिस एम्प्लॉइज़ थे, जिनको रेगुलर मिलता है। एक तो परमानेंट एम्प्लॉयी का वो जो है सरकारी हो या अर्ध सरकारी कैसे भी हो, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट 3% घट गया है इस साल फिगर। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, मतलब सीतारमण जी ने। गोलमाल कह दिया कि हमने बढ़ाया है, रोज़गार सबको दे दिया।
तो इस तरह से जो फिगर्स के मानते, फिर इन्फ्लेशन के बारे में बात आई, तो उन्होंने चिदम्बरम जी ने पूछा था कि सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो टॉलरेंस होती है 4.6 के बीच में होती है, 4 से 6 यानी 4% 5% है, उससे भी हमारी जो है बढ़ गई है। फिर फूड इन्फ्लेशन में 9.2% है, तो वो भी ज्यादा है मतलब महंगाई। लेकिन सीतारमण जी ने तो इस तरह से जवाब दिया कि एक तो कंपैरिजन उन्होंने किया, जैसे उज्ज्वला का कहा कि हमारे पहले ये गैस का उज्ज्वला से हमने 9 करोड़ आदमियों को दे दिया फ्री, मतलब एक तरह से वो उनको पहले कनेक्शन दिए फ्री में और अब 400 रुपए में दे रहे, 200 रुपए अब कम किए हैं। तो अच्छा, इसी तरह अन्य ये इसका अन्न योजना का कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जैसे अन्न 5 साल और बढ़ा दिया क्योंकि गरीबी है। तो इसके लिए कहा था कि पी चिदम्बरम ने पहले कहा था कि 23 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे हैं यहाँ। ये इतने आप चीजें दे रहे हो पॉवर्टी, तो इसका मतलब गरीबी तो है ही, मिट्टी कहाँ पे है। फिर उन्होंने चिदम्बरम साहब ने एक ये फिगर्स लाए थे, ये उसके हैं मतलब अपने सेंसस जो करते हैं अथॉरिटी उनका, कि शहरी में 1286 रुपये पर मंथ पर पर्सन इनकम है हमारी देश में, और गांव में है 1089 पर मंथ पर पर्सन है रूरल गांव में। तो इसका मतलब इन वो उसमें गरीबी तो है ही, तो 23 करोड़ आदमी गरीबी से नीचे है और 81,000 करोड़ का आप अनाज दे रहे हो, तो इसमें क्या वो उसका समझा नहीं, उसने पूछा कि इसका बताओ क्या रीजन है, इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। फिर उन्होंने ये कहा था कि ये इनइक्वलिटी बराबरता नहीं है, बल्कि एक आदमी के पास 3% आदमियों के पास नेशनल वेल्थ का जो है 50% से जो नीचे पॉपुलेशन है उनके पास तो 3% ही है बेचारों के पास वेल्थ, और जो 50 से ऊपर हैं उनके पास 60% से ज्यादा नेशनल वेल्थ पड़ी हुई। तो इस तरह से टॉप जो 5% ज्यादा है वो हमारी नेशनल इनकम का 22% तक घेरे हुए। तो इस तरह की जो ये ग्रोथ का जो ढिंढोरा पीट रही है सरकार, उसके को घेरते हुए उन्होंने कहा भी ये तो जो है आप खाली उल्टे सीधे फिगर 10 साल से पुराने फिगर वो क्रिएट कर दिए। इसी तरह एमएसपी का उन्होंने कहा कि एमएसपी में पहले इतना मिलता था, 3 लाख करोड़ मिलता था, अब हमने 10-12 करोड़ लाख रुपए मिलने लग गया। तो उसका तो क्या है कि पहले मान लो आप कम खरीदते थे, परचेज करते थे, एमएसपी कुछ बढ़ गया भाव, पहले 1800 था गेहूं, अब 2250 मिल रहा है। तो जो जो ये प्राइस बढ़ेगी चीजों की, तो परचेजिंग बढ़ी है, उससे क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये जो फिगर है वो एमएसपी हो या दूसरी चीजें हो, ये खाली फिगर का मकड़जाल ही कहेंगे। अब जैसे आपने सब्जेक्ट किया है आपने कि सब इसके आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाया है, कोई ढंग से आंसर नहीं दिया, या हमारी आर्थिक स्थिति क्या है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं बताई, जबकि कहती रही कि हमने धरती पर लाके ये काम किया है। क्योंकि ठीक है मान हर साहब, चीज, हाँ और कोई विशेष बात होगी तो हम आपको और लेंगे। अब हम हाँ इस हाँ, बेस को इस दिशा में मोड़ना चाहते हैं कि सेक्टर वाइज हम ओके हैं, पीएलआई के कारण से हमारा ओके है, एक्सपोर्ट ओके है, डब्ल्यूटीओ में हम ओके हैं, मेड इन इंडिया रिपोर्ट ठीक है, जीएसटी हमारी 1.6 है, 50 साल के लोन हम राज्यों को दे रहे हैं, ये मैंने संक्षेप में लिखे थे। मैं अब यहाँ से इस बेस को इस लाइन में जोड़ रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने हम जैसे ये फर्स्ट शादी पोजीशन करने के है लिए लोन दे दूध। दिए। अब ड्रोन का भी कहा था उन्होंने कि अब हाँ, जो ये महिलाएं होती हैं इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्रोन की, ड्रोन तो ये हाँ, ड्रोन से भी जो है खेती में स्प्रे कर सकेंगी, वो कर सकेंगी, हाँ, जबकि अब तक तो हमने देखा मैं नहीं गाँव में कहाँ ड्रोन खेती पे ही ला धीरे रहा धीरे हूँ मान आएंगे। साहब, मैं इसको पूरे को सेशन को पूरे को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट हम दूध में, दालों में, इनमें फर्स्ट हैं। सेकंड हम राइस में, व्हीट में हैं। थर्ड में हम फिश है, स्टार्टअप है, फार्मा है, लाइम स्टोर है, फॉरेस्ट है, इसमें है। चौथी पोजीशन रिन्यूअल और ये है। मेरे कहने का मतलब है कि 3 पोजीशन हमारी इस देश के अंदर जो है किसान के इर्द गिर्द है, और किसान की जो हालात और किसान का जो सिस्टम है, आर्थिक स्थिति न तो धरातल पे उतर पा रहा है, कोई किसान के फायदा हो पा रहा है, न सर्विस सेक्टर का हो रहा है, न एग्रीकल्चर सेक्टर का हो रहा है। मेन ये है कि तीनों की जब जीडीपी का मामला 3 भागों में बंटा है, तो इंडस्ट्री सेक्टर तो पीएलआई से पनप रहा है, ये कह रहे हैं। सेक्टर वाइज इनके 8 सेक्टर हैं, इनमें पनप रहा है। एक्सपोर्ट हमारा पन रहा है, डब्ल्यूटीओ पन रहा है, ये सब बातें ठीक है आपकी, होगी, अच्छा है, आप लोन दे रहे हो, इधर कर रहे हो। लेकिन ये 3 चीजें जो हमारा किसान पैदा कर रहा है, मिल्क और प्लस दालें और ये जो कुछ भी है चावल, इस मामले में सरकार एक्सपोर्ट में तो बढ़ रही होगी, लेकिन इस मामले में यहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसे ठीक है इस देश की, ये एक तो मुद्दा बनता है हमारे सामने कि आर्थिक जवाब दिया। एक जो उसने नौकरी की बात कही, तो उन्होंने वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में भी इन्होंने कह दिया कि नहीं आपके आंकड़े सही नहीं है मेरे, वो बाहर से कुछ आंकड़े अच्छे होते हैं उनको ले आते हैं,
यहाँ वालों को वो नकार देते हैं। तो खेती में हम टॉप पर रहे हैं, वर्ल्ड में, दुनिया में टॉप हैं कोई चीजें पैदा करने में। तो भारत की स्थिति चेजा पैदा करने के, इतनी पैदा करने के बावजूद कहाँ टिकी हुई है, इस बात के लिए मैं, यदि सुवालाल जी आप इसको कर पाए तो अपनी बात को रखें, फिर मैं धीरे धीरे सबको लेऊं, क्योंकि हमें इस आर्थिक स्थिति को जो सूचनाएं थी वो संसद की मैंने आपसे शेयर कर ली, उसमें कोई ज्यादा कांग्रेस वालों ने कह दिया यार अपन ने सुन लिया, हमें ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति के मामले में हमारे मंच को पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता क्या है। क्या वाकई ये लोग कह रहे हैं कि पांचवी अर्थव्यवस्था के मामले में पर कैपिटा इनकम में हमारा कहीं नाम ही अता पता ही नहीं है, हम है ही नहीं। और पीपीपी के मामले में यदि नापा जाए तो मनमोहन सिंह जी तीसरी रैंक पे आपको छोड़ के गए थे, वो भी आपका ढांचा नहीं है। आप जीडीपी पे 5 का ठप्पा लगा करके हमने इसको छोड़ दिया पीछे, उसको छोड़ दिया पीछे, इससे वस्तु स्थिति क्या, जबकि हम चीजों के अंदर फर्स्ट हैं साहब, यहाँ पे पैदा करने में फर्स्ट हैं। तो इस मामले में सुवालाल जी आप इसमें कोई इंटरवेन करें, और फिर मैं 1 बाय 1 जो साथी हैं उनको इसी पे केंद्रित रखते हुए, आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है, सीतारमन जी ने कहा अच्छी है, लेकिन हमारी किसान की अच्छी नहीं है और रोजगार की अच्छी नहीं है, इसको हम केंद्र बिंदु मान करके बात करेंगे। हो सकता है पीएलआई में इंडस्ट्री की अच्छी हो, आपके एक्सपोर्ट बढ़ गए होंगे, सब कुछ हो गया होगा, इट में भी, लेकिन हम इस पे केंद्रित रहेंगे। सुवालाल जी। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। देखिए ये सरकार, केंद्र सरकार है, वो क्या बोलते हैं, काबिल तारीफ है, मतलब कि सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरीके से डेटा लेके आती है, क्या उनके डेटा के सोर्स क्या है, डेटा के कलेक्शन के मेथोडोलॉजी क्या है, एनालिसिस कौन से मेथड से करते हैं। एक तो ये इश्यू हमेशा रहता है, जब से सरकार आई तब से इनके डेटा को लेके हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा ये है कि सरकार, केंद्र सरकार के जो विभाग है, उन विभागों में लगभग 3 से 4, 3.5 लाख कर्मचारी है ही नहीं, मतलब कि 12 लाख, 10 से 12 लाख के बीच में होते हैं, मतलब 10 लाख है जो केंद्र सरकार के जो विभागों में जो कर्मचारी होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें 10 लाख है, तो उसमें भी 3 लाख पद खाली है। इनके पास स्टैटिक्स के पद खाली है, मैथमेटिक्स का जो काम करते हैं एनालिसिस्ट, उसके पद खाली है, डेटा एंट्री करने वाले के पद खाली है, उनको भी ये एडहॉक पर देते हैं, ठेके पर देते हैं। तो फिर इनके डेटा कहाँ से, कौन कलेक्ट करता है, कहाँ से ये डेटा लेती है सरकार, ये कभी पार्लियामेंट में नहीं बताती है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब इकोनॉमी के इन क्षेत्रों की बात कर रही है कि फिशरी जो है, फिश प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल, फार्मा और एनर्जी में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। देखिए ये इसलिए है तीसरे स्थान पर कि भारत में जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा है, और वर्क फोर्स का जो कॉस्ट होता है, मतलब जो कंपनियों को या सरकार को जो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो विदेशी हो या देश के, तो उनको कम खर्च करना पड़ता है वर्क फोर्स पर या जो लेबर होती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में क्या है कि जो सरकार के उपक्रम है वहाँ तो ठेके पर है, तो इस वजह से जो वर्क फोर्स है उस पर कम पे करना पड़ता है। तो कम पे करने का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खर्च से कम कर रहे हो। दूसरा इसी में पॉइंट मेरा ये है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हो, फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इसी तरीके से ये फिशरीज है, और भी ऑटोमोबाइल है। तो देखिए ऑटोमोबाइल और जो फार्मास्यूटिकल्स है, इनमें बहुत सारे मतलब ऑटोमेटिक मशीनें काम में आ रही है।
तो ऑटोमेटिक मशीनें काम में आने से क्या है कि एक तो आप उत्पादन तो बता रहे हो कि ज्यादा, अब कई दूसरे देशों में अभी स्थिति ऐसी नहीं है सभी देशों में कि वो ऑटोमेशन पर आ गए हैं, अपने फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और जैसे ये हार्डकोर सेक्टर है इनमें। लेकिन भारत में ऑटोमेशन ज्यादा ही शुरू हो गया है क्योंकि भारत में ये सबसे ज्यादा कॉरपोरेट के कंट्रोल में है। तो आप जब आप ऑटोमेशन को यूज करते हो तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन तो दुनिया में बताएगा कि आप इतना कर रहे हो। और एक पॉइंट इसी में यह है कि भारत में इतनी जनसंख्या है, उसका कंजम्पशन के लिए आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो ऑटोमोबाइल, आप देश में ही पैदा कर रहे हो, लेकिन वो देश में ही पैदा हो रहा है। कोई आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर हो के आप सिर्फ प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर हो और वो प्रोडक्शन देश में ही कंजम्पशन हो रहा है। तो एक तो ये चीजें हैं कि ये एक्सपोर्ट को लेके बहुत गुमराह करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या है और कंजम्पशन क्या है। एक और पॉइंट ये है कि इस भारत में जो ये दूसरा, तीसरा, पहला जो स्थान बताया जाता है, देखिए ये बताया इसलिए जाता है कि टोटल कितना अमाउंट या फॉरेन करेंसी या एक्सपोर्ट के रूप में आपने कितना अमाउंट वैल्यू जो करेंसी का है उसके हिसाब से बताते हैं। लेकिन ये इस चीज को नहीं बताती है सरकार कि भाई कितना परसेंट तो करेंसी वैल्यू बढ़ने की वजह से बढ़ा है आपका वैल्यू। जो भारत की करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, मतलब कि घटता है दूसरे करेंसी के मुकाबले में, तो उसका भी वैल्यू बढ़ता है। तो उसको आप ये बता देते हो कि हम इतना अमाउंट पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इतना अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो एक तो उस महंगाई को आप देखिए, अपनी करेंसी का वैल्यू। दूसरा है देश में जो इन्फ्लेशन होती है वो 10 से 12% होती है साल में, उसको भी आप वैल्यू को आप घटाओगे, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट को आप घटाओगे तो आपका इतना अमाउंट बच है ही नहीं कि आप कंपेयर करते हो कि पिछली बार से इतना बढ़ गया इतना परसेंटेज। ये जो 20.82% जो है डायरेक्ट टैक्स है। तो ये डायरेक्ट टैक्स से ये है कि आपने लोगों से टैक्स तो ले लिया है, उनको आप रिटर्न कर रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने भी इनकम टैक्स दिया, अभी रिटर्न अभी क्लियर है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि ये इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं, एक्सचेंज रेट को ऐड नहीं करते हैं और कह देते हैं कि हमारा इतना बढ़ गया है। तो ये डेटा ऐसा प्रेजेंट करती है सरकार। एक और जो लास्ट पॉइंट है मेरा ये सब मानना है कि जो ये डेटा जो होते हैं विकास के कि हमने इतनी ग्रोथ कर ली, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, इतना एक्सपोर्ट, इतना प्रोडक्शन, देखिए ये सिर्फ 3 सेक्टर को ही लेके बताते हैं। एक तो अर्बन शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, सरकारें प्राइवेट या कॉरपोरेट के थ्रू शहरी क्षेत्रों में ज्यादा निवेश आता है। तो इसलिए एक तरीके से वो बता दिया जाता है कि ये इतना निवेश अर्बन एरिया में है। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट गांव में नहीं जाता है, तो गांव में या रूरल एरिया में है तो सरकार पर डिपेंड है। तो सरकार का इन्वेस्टमेंट तो कम होता है और शहरों में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो इसलिए ये क्या है कि शहरों के डेटा प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को ही हाईलाइट करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसी में है कि जो कॉरपोरेट है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब उन्हीं के डेटा को आप लेके आते हो। जो एसएमएसई सेक्टर है उनके डेटा को आप एक तरीके से रिव्यू भी नहीं करवाते हो, क्रॉस चेक भी नहीं करवाते हो। आप जो एसएमएस सेक्टर है उनके जो डेटा है वो आप एजेंसियों को देते हो कलेक्ट करने के लिए। एजेंसियां भी प्राइवेट बना रखी है सारी। अब वो सिर्फ अच्छी रिपोर्ट, अच्छा डेटा देने के लिए ही उनको पेमेंट मिलेगा काम का, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये चीजें हैं जो सरकार क्लियर करती नहीं है और हम बस इन्हीं डेटाओं के जाल में उलझ जाते हैं। थैंक यू। ठीक है सुवालाल जी, आपने अच्छी जानकारी दी डेटा मैनिपुलेशन के मामले में। मान साहब इसमें कोई 2 मिनट के लिए आप इंटरवेन करिए कि सुबह में एक संसद की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बात उभर के आई कि पूरे देश का फाइनेंस सीए के मार्फत हो गया। जैसे आप तो ऑडिट में रहे हुए हैं, रेलवे की ऑडिट में, सरकार की जो ऑडिट थी सीएजी का जो सेटअप था उसके अंदर
प्राइवेट सेटअप को, ये सीए को डाल करके इनके ठप्पे लगवा करके ये पूरा ऑडिटिंग का, क्योंकि ऑडिट के मार्फत कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी, सीएजी की ऑडिट थी, तो सीएजी के अंडर में जो ढांचा था, जो एम्प्लॉयमेंट थे, लोग थे जिनके पास था, वो पोस्ट नहीं होकर के सीए के आदेश करके और सीए के पावर को बढ़ा दिया गया। तो सुवालाल जी ने जो बात रखी उसमें 2 मिनट में आपको जोड़ना चाहें या करेक्शन करना चाहें तो कहे, फिर मैं लाल सिंह जी को लेता हूं कि अपने वे में क्या बात कहते हैं। सीए के बारे में तो ये है कि हाँ मान साहब, कोई डिस्टरबेंस है आपका? हाँ बोलिए। हाँ, एक फोन आ गया था, कोई बीच, पता नहीं कैसे कट नहीं रहा। हाँ, आवाज आ रही है जी अभी? हाँ आ रही है, बोलिए आप, बोलिए। हाँ आ रही है। तो सीए के बारे में ये कि सब सीए जी है वो तो गवर्नमेंट की, मतलब 2 तरह की ऑडिट होती है अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी। एक होती है एक्सटर्नल, वो जो सीएजी करता है, टेस्ट ऑडिट कहते हैं उसको, कुछ परसेंटेज देखता है सीएजी पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस है। उसमें 5 डिपार्टमेंट होते हैं। डिफेंस ऑडिट अलग है, उसमें कॉमर्शियल ऑडिट है जो कंपनी, सरकारी कंपनियों, बैंकों का इनका करता है, और ये पीएमटी ऑडिट है, पोस्ट ऑफिस इनका करता है, रेलवे ऑडिट रेलवे की करता है। तो इस तरह से 5 अलग अलग विंग बनी है सीएजी के अंडर में। वो टेस्ट ऑडिट करते हैं, मतलब हर का बना हुआ चैनल, वो अभी पोस्टें सब हैं, कोई खाली थोड़ी बहुत होंगी, बाकी सब भरी हुई है, होता है। इसमें से सीए जो करते हैं इंटरनल ऑडिट जो बता रहा हूँ ना, जैसे रेलवे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, वो एक तरह से ऑडिट ही करते हैं उसको, ऑडिट को भी अकाउंट्स चेक करता है। बैंकों की सीए से दे रखे ठेका। बैंक क्या है कि एक तो एक्सटर्नल ऑडिट वो कभी कभी सब बैंकों की नहीं करते हैं, जो हेड ऑफिस होते हैं वहां सीए से कराते हैं, और वो कॉमर्शियल ऑडिट वाले करते हैं, बड़े सरकारी बैंकों की खाली। प्राइवेट बैंकों की तो कोई ऑडिट जो सर ये सीएजी नहीं करता, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो ये जो बैंकों की ऑडिट का बात कर रहे हैं, वो अभी भी करते हैं, सीए को ठेका देते हैं। सीए एक तरह से उनको एक महीने लगे रहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जिनके जो हेड ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े जो हैं, हर मतलब बैंक के, सरकारी जो बैंक है जितने भी शेड्यूल बैंक, उनकी सीएजी ऑडिट करता है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन है कि वो 10 साल में एक बैंक का नंबर आता है मुश्किल से, तो पूरी वो नहीं कर पाते, उसकी रिपोर्ट हालांकि छपती है। अब उनका स्कोप चेंज कर दिया है थोड़ा ऑडिट का, कि पहले ये रिपोर्ट छपती थी हर, मतलब सिविल की अलग छपती थी, पोस्ट ऑफिस वालों की अलग रिपोर्ट, रेलवे की अलग रिपोर्ट छपती थी, डिफेंस की अलग, हर जो है डिपार्टमेंट वाइज। तो उसका थोड़ा सा स्कोप कम हुआ है, ऑडिट हो रही है उन पे, पीएससी में जाती है, पीएससी उनको डिस्कशन करती है, एमपी वगैरह की कमेटी बनी है, वो हर जगह घूमते हैं। हालांकि उसका प्रोसीजर ऐसा कि उसके जवाब भी ये सीएजी वाले बना के देते हैं, जाके एमपी उनको प्रपोज करते हैं। मेन मुद्दा यही था, संसद में भी उठा कि ये पोस्ट खाली होना। लाल सिंह जी, आप एग्रीकल्चर के कैंडिडेट हमारी, आप हाँ हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप मान साहब? नहीं, ये पोस्टें ज्यादा खाली, पोस्टें तो हर जगह खाली, सरेंडर होती रही है, हमारे भी ऑफिसर्स ज्यादा बढ़ा दिए और ऑडिटर जो लेवल के थे वो कम कर दिए, तो कुछ पैटर्न चेंज किया है, अब न्यू ज्यादा करो आप। ये है ठीक। चलो ठीक है लाल सिंह जी, हमारे भारत की आर्थिक स्थिति एग्रीकल्चर के केंद्रित का सवाल बनता है, क्या सही है? हाँ साहब, थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर को भी देख के पूरा इकोनॉमी देखना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमी के फंडामेंटल डाटा तो यही बता रहे हैं, फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है इंडिया के। अब हमारे माइंडसेट की बात है कि हम कैसे सोचते हैं। इसके लिए एक छोटी सी, मुझे 2 मिनट दी जाए, मैं बात बताऊंगा। एक मेरा किसान भाई पड़ोस में गाय लेके आया, और उस गाय ने पहले तो चारा बढ़िया खिलाने की, गाय के लिए पड़ोसी ने इंतजाम किया, बढ़िया चारा बनाया, फिर वो दूध भी अच्छा दे रही थी। लेकिन उसकी बीवी से दूध को निकालने में दिक्कत कर रही थी। जब उसको कहा जाए दूध निकाल, तो वो कहती है इसमें तो ये नहीं है, ये पाम मारती है, ये दूध नहीं देती है, निकालने नहीं देती है। और फिर अंत में उसको बाल्टी पकड़ा दी, तो बोली बाल्टी में तो छेद है, देयर इज ए होल इन बकेट। हम अगर
यही देखते रहेंगे कि उस बाल्टी में छेद है तो दूध कोई मिलेगा नहीं। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो बोल रही है हमारी सीतारमन या जो सरकार बोल रही है, उसमें कमी क्या है, उसको ढूंढ के हम ढूंढते रहते हैं छेद, और वो छेद को ही देखते हैं तो हमारा माइंड कभी सही नहीं हो सकता। अब ये समझिए कि इन्फ्लेशन 0.4 से लेकर 14 तक एवरेज इन्फ्लेशन 8.1 था। आज जो इन्फ्लेशन है 14 से लेकर 24 तक एवरेज इन्फ्लेशन 5.5 है। अब हम इसको इस कान में सुने और इससे निकाल दें कि साहब आप क्या बोल रहे थे अभी श्रीमान जी के, ये जो सिस्टम है ये इतना खराब है कि इसमें जो सही रिपोर्ट देते ही नहीं है। भाई ऐसा क्या बेईमानी के लिए रिसर्च कर रहे हैं क्या? हम रिसर्च डिपार्टमेंट पढ़े हुए हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट इस काम को करते हैं, डाटाज लाते हैं कि साहब डाटा भी गलत ही लाते हैं। अब डाटा गलत लाते हैं, ये छेद है बकट में। अब एग्रीकल्चर पे आ जाइए। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वास्तव में बढ़ रही है और उसमें जब नंबर 1 और वो हैं तो हमको वी आर प्राउड ऑफ दैट। लेकिन मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं मेरे किसान की स्थिति, आप 10,000 रुपए क्विंटल कर दो सरसों तब भी नहीं सुधरनी। उस पर जमीन ही नहीं है, 2-2 बीघे जमीन बची है, 8-8 बच्चे हो गए। अब ये बताइए कि ये जमीन कहां तक देगी, कितना देगी? तो मेरा कहना है कि जब हम किसान की बात करते हैं तो उसमें हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे अड़ के रह जाते हो। आप कहते हो खेत में से ही पैदा हो वही से बढ़ूंगा। हम कह रहे हैं इसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इस देश का। इस देश में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इस देश में इस ब्रेन में से एक कीड़ा निकाल देना चाहिए कि साहब कृषि प्रधान देश है, मेरी कृषि में खेती में पानी आ जाए। आप तो वहां के रहने वाले हो, गंगानगर उस साइड के। गंगानगर में हनुमानगढ़ में पानी आया, उसके बाद इतनी रावतसर में जमीनें खराब हो गई। उस पानी से मैं वहां रहा हूं, जमीनें में 20 साल से पैदा नहीं हो रही थी मिथाजब। आप कह रहे हो पानी चाहिए हमें, मेरे यहाँ भी पानी मांग रहे हैं कि साहब हमारा एग्रीकल्चर में पानी नहीं आ रहा है। मेरे ही पड़ोस के गांव में 10 किलोमीटर तक भरतपुर में पैदा नहीं हो रही, थोड़ा सा पानी आया था पूरे खराब कर दिया, जो नीचे कंकर पान है। इस जमीन से कितना ही डेवलपमेंट करवा लो होना नहीं है। आप इसको एग्री करोगे या नहीं करोगे इसकी कोई बात नहीं है, जमीन को भी बढ़ना चाहिए। ठीक है बात लाल सिंह जी, आपकी बात ये आई कि इंडस्ट्री को पनपाना पड़ेगा, साथ का साथ एग्रीकल्चर को ही मायने नहीं रखेगी। रास्ता ठीक बात, आपकी बात आ गई कि भाई एग्रीकल्चर पे इतना दिमाग खर्च मत करो, PLI लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, इनको दो लोन दो, वो करो। हाँ घनश्याम जी, अब आपको मैं लेना चाहूंगा, नेचर वुमेन सेंट्रिक से हैं आप, क्या सोचते हैं इस आर्थिक स्थिति के अंदर मानव केंद्रित हुई है आर्थिक स्थिति, प्रकृति केंद्रित हुई है, या कृषि केंद्रित हुई है, या इंडस्ट्री केंद्रित हुई है, या किसी और के केंद्रित हुई है? तो आप 5 मिनट में अपना संक्षेप में अपनी बात को रखें घनश्याम जी। माइक खोलिए घनश्याम जी, माइक बंद है आपका। हाँ, सभी को नमस्कार। ये जो आंकड़े जो दे रहे हैं, मैं उस दृष्टिकोण से बात नहीं करूंगा। मैं तो जनरल ये बात करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड बढ़ने का जो बात हो रही है ना, वो एक्चुअल में हम रियल जो कैपिटल है ना प्रकृति की, वो ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। जो भी हमारा जो डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है उसमें हम पानी को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, वन को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चे कुचे जितने भी संसाधन है, मिनरल्स वगैरह, उन सबका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये जो पैसों के फॉर्म में जो बातें जो होती है ना, कि हम हमारा अमाउंट बढ़ा हुआ बता के कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। ये जो मुद्रा से जो चीजें आकलन करते हैं ना मुद्रा के रूप में, ये यार्डिस्टिक ही गलत है। अब वो कह देंगे कि आप देख ही नहीं सकते, बाल्टी में छेद देख रहे हो। ये रियल में बाल्टी में छेद का नहीं, रियल कैपिटल ही हमारे संसाधन है। जीव जंतु के पास पैसा होता क्या, वो कैसे जिंदा रहते हैं? हम नहीं थे जब जंगल, अमेजन के सब घने जंगल थे, उनको किसने डेवलप किया?
कुदरत ने किया। अब वो जो डायरेक्शन है ना पूरे वर्ल्ड की और हमारे हिंदुस्तान की, वो डायरेक्शन ही गलत है डेवलपमेंट की, और उसके जो आकलन करने के मेथड है वो सारे गलत है। पूरे मानवीय संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ये पूरा प्लेनेट से ही एग्जिस्ट होने की तरफ जा रहा है, और हम इन आंकड़ों में उलझ के ये अच्छे बुद्धिजीवी रह जाते हैं। इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। अब आप वो किसान को भी वो देखते हैं कि 2 हेक्टेयर या 2 बीघा जमीन में से ही वो विकास देखना चाहता है। हजारों साल से मानव प्रकृति के आधार पर ही जिंदा रहा है, तो पूरी दिशा बदलनी पड़ेगी, नहीं तो ये बेस वगैरह जो पार्लियामेंट की जो हो रही है उसी में हम बुद्धिजीवी रह रहे हैं। मेरा जनरल कमेंट यही है कि हमारी दिशा बदलनी पड़ेगी सोच की। अब वो ठीक है, इसी दायरे में कोई कहता है कि इसको विकसित मान लो, फर्स्ट लेवल पर आ गई है अर्थव्यवस्था, सेकंड पर आ गई है, ट्रिलियन के रूप में वो मापते हैं, यानी मुद्रा में ये यार्डस्टिक ही मैं गलत मानता हूँ। तो सारे बुद्धिजीवियों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो कैपिटल की जो कंसेप्ट है वो प्रकृति और खुद मानव संसाधन, वो तो अभी पार्लियामेंट में ही बताना कि 50% के पास रियल धन कितना, वो 3% है। 50% पॉपुलेशन के पास मुद्रा के रूप में है तो 3% है, तो कहाँ विकास है? कैसे हमारी अर्थव्यवस्था, कैसे यार्डस्टिक आप क्या मानोगे? इंसान को मानोगे या किसी के पास पैसा इकट्ठा हो गया उसको मानोगे? फिर मुद्रा का भी वो 1960 का जो 100 रुपया है आज का 100 रुपया उसको वो लाखों में हो जाता तो बराबर है। अर्थव्यवस्था कैसे वो मुद्रा में तो बिल्कुल ही गलत फॉर्म में हमारी डायरेक्शन जाती है। तो मैं ये जनरली बात कहना चाहूंगा, बाकी ठीक है। ठीक है घनश्याम जी, बात सही है आपकी। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट, बीच में ऐसा क्या डिस्टर्ब है? उनका जवाब देना। एक दूसरे का जवाब मत दो, आपको मैं फिर ले लूंगा आपके हिसाब से, फिर वो काउंटर हो जाता है। आप अपनी बात को रखें, इन्होंने अपनी बात कह दी। अब सुवालाल जी कोई आप किसी प्रकार से 2 मिनट के लिए इंटरवेंट करें, फिर लाल सिंह जी मैं आपको 1 मिनट के लिए ले लूं, फिर शेर सिंह जी हैं मेरे साथ में, एसडीओ हैं, और लाल जी हैं। हाँ, सुवालाल जी कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? जो अभी तक बेस हमारी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर के लिए हम आर्थिक स्थिति चाह रहे हैं, किसान की दशा और एम्प्लॉयमेंट 2 के मामले में हम बढ़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री की तरफ बढ़ो तो अपने आप बढ़ जाएगा। ये मुद्दा भी आया है हमारे बीच में। देखिए, एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम एग्रीकल्चर को एक मतलब यही समझते हैं कि ये सरकार पर निर्भर है, सरकार ही कुछ कर सकती है, या इसमें क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता एग्रीकल्चर में, उस तरीके से नहीं आता है जितना अदर सेक्टर में आता है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए, और वो इन्वेस्टमेंट आए तो वो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को तो फायदा होता ही है, लेकिन होती क्या है कि सरकारी जो फायदा इन्वेस्टमेंट से किसानों को मिलना चाहिए वो फायदा सरकार ही लेती है। जैसे इंश्योरेंस से है, प्राइवेट कर देते हैं, फसल बीमा है, तो अभी इस फसल बीमा का फायदा प्राइवेट सेक्टर को भी है और सरकार को भी है, किसानों को उतना कुछ है नहीं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में कि जो इन्वेस्टमेंट सरकार चाहती है वो फायदा किसानों को मिले, या जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए उनको मिले, नहीं कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा पूरा फायदा ले जाते हैं। एक और जो इश्यू है एग्रीकल्चर में, देखिए एग्रीकल्चर में लोग है वो इस मतलब कि मशीन तो चला सकते हैं लेकिन हाथ से काम करना नहीं चाहते हैं, और ये जो बड़ी मतलब फार्म है, बड़े खेत है, तो उनमें मशीन के चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है खेती करने का। तो एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा है कि जो इस मशीन जो है वो भी सस्ती नहीं है, वो भी एक तरीके से इंडस्ट्री की तरह ही मशीन की रेट है, वहां तो सब्सिडी तक मिलती है, यहाँ पर वो कोई खास सब्सिडी उस तरीके से नहीं मिलती है।
और देखिए एग्रीकल्चर मशीनरी में जो सब्सिडी दी जाती है सरकार, वो भारत में किसानों के फायदे के लिए नहीं दी जाती, वो है विदेश में उसी मशीनरी को बेचने के लिए, अफ्रीका के देशों में उसी मशीन को बेचने के लिए कि वो सस्ती हो ताकि वो खरीद सके, इसलिए वहाँ सब्सिडी सरकार एग्रीकल्चर मशीनरी में देती है। एक जो पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एग्रीकल्चर में किसानों को सब्सिडी नहीं चाहिए, किसानों को दो चीज चाहिए। एक तो उनका जो उत्पादन होता है प्रोडक्शन, उसकी कीमत उनको मिलनी चाहिए और कीमत वो खुद निर्धारित करे। सरकार क्यों नहीं डिसेंट्रलाइज करती है इस चीज को कि कीमत वो किसान खुद लगाए अपनी उपज की? तो एक तो उनको कीमत मिल जाए, दूसरी यह है कि उनको जो पानी और बिजली है वो बाधित तरीके से जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो भी मिले। बाकी सरकार की और कोई खाद या बीज या दवाई के नाम पर जो सब्सिडियां है वो सिर्फ कंपनियों के फायदे के लिए होती है, बाकी किसानों को कोई इन सब्सिडी का ऐसा कोई फायदा नहीं होता है, वो कोई बहुत खास नहीं है। अगर बस एमएसपी मिल जाए और ये जो फैसिलिटी। ठीक है सोनाल जी, आपकी बात आ गई कि इन्वेस्टमेंट बाकी के सेक्टर में है वैसा इसमें हो नहीं पा रहा है या संभव नहीं है, प्रकृति से जुड़ा हुआ सेक्टर है ये और कई इसके कारण बनते हैं, उसका डायरेक्ट फायदा किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है आपके। और सहलाल सिंह जी कुछ आप इंटरवेन करते 1 मिनट के लिए, आप बताइए कहे, फिर मैं शेर सिंह जी को ले रहा। देखिए दो बात मैं बोलना चाहता था। एक तो उन्होंने बिंदु उठाया कि नेचुरल रिसोर्स खर्चा करके समृद्धि की जा रही है। किसी देश में नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग अगर हो रहा हो पूरे वर्ल्ड में तो ये सुधर जाएगा सारा, हम भी कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग अभी आपकी अकाउंटिंग में शुरू ही नहीं हुआ, तो आप एक ऐसी अवधारणा को पैदा करना चाह रहे हैं भारत में कि जो एक एशियन साहब गए, उन्होंने कहा अरे मछली क्यों नहीं पकड़ता, सो क्यों रहा है? कि साहब इसलिए नहीं पकड़ रहा हूँ मछली कि क्या हो जाएगा उससे, कि तू ये हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, आराम करेगा, तो आराम तो अब भी तो सो रहा हूँ। तो अगर ऐसी को डेवलपमेंट कहते हैं, उस स्थिति में ले जाना चाहते हो। दूसरा ठीक है सिंह जी, आपकी बात आ गई। बात के अंदर ये नहीं है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान हमें देना पड़ेगा, बाकी लोगों के तो जमीन पड़ी है, कोई निकाले, संख्या जनसंख्या ही नहीं है उनके पास में। चलो इसको बेस का मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन इस चिंतन का विषय ये है कि भारत का नेचुरल रिसोर्स बचाना बहुत जरूरी है जनसंख्या के आधार पर। सुवालाल जी का एक जवाब रह गया। सुवालाल जी ने कहा कि वो, आप जल्दी करिए, आप सारे जवाब आप मतलब करिए। शेर सिंह जी ऑनलाइन। हाँ शेर सिंह जी बोलिए। तो कोई बात। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा तो सबका नंबर है। जो ये मोदी जी ने 5 किलो अनाज गरीबों को देने का 5 साल के लिए आगे बात कही है, वादा किया है, तो इससे क्या जाहिर होता है? क्यों ये पप्पू बढ़ाना चाह रहे हैं पब्लिक को 5 किलो गेहूं दे करके और निठल्ला और निष्क्रिय बनाना मुझे तो उचित नहीं लगा। और फिर ये गेहूं मंगा रहे हैं रसिया से, वहां से कांटेक्ट कर रहे हैं, जब गेहूं यहाँ है, हिंदुस्तान का काश्तकार है, गेहूं पैदा कर रहा है, उसका गेहूं खरीदने की बात नहीं हो रही है, ये रसिया से गेहूं मंगाने की बात हो रही है। ये गले उतरने वाली बात नहीं है। मेरा तो इतना ही कहना है। धन्यवाद। शेर सिंह जी, ये बात संसद में उठी थी, आपका जो है उसका जवाब संसद में आया, वो मैं शेयर कर लूं आपके बीच में। एक बीजेपी ने ये कहा कि ये हमारी वेलफेयर स्टेट वेलफेयर सरकार है, तो स्टेट वेलफेयर में हम मानते हैं कि हमारे देश का कोई भूखा नहीं सोए और हम पूरा ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, इस पे खर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा है कि हम जनता का वेलफेयर चाहते हैं, इसलिए हमने ये व्यवस्था लागू की है। ये सवाल उठा था, कई सांसदों ने उठाया, इसका जवाब जो आया है सरकार से कोई क्वेश्चन आवर के तहत नहीं था, लेकिन इन जनरल जो जवाब आया है वो ये आया है कि वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि अनाज तो दें, कम से कम पानी तो दें, गैस तो दें, ये तो दें, ये बात इन्होंने कही है वेलफेयर स्टेट के तहत। भाई आप लाइट दे दो, चूल्हा उज्ज्वला में आप गैस दे दो, फिर पानी दे दो जेजेएम स्कीम के तहत, तो अनाज नहीं हो तो फिर क्या करें?
अब मुद्दा ये बनता है कि भाई इतनी बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के देश के नागरिकों का 81.35 लाख 81.35 लाख का डेटा है, संसद का जो डेटा बोल रहा हूं मैं, 80 लाख नहीं 81.35 है। अपना से प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों को पूरा डेटाबेस बात करनी चाहिए। 81 लाख और 35,000 जो है, नहीं 81 करोड़ और 35 लाख लोग जो है इसमें अंदर इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़े डेटा हैं, लेकिन है तो है, सरकार का अपना एक विजन है, सरकार अपने तरीके से सोच रही है। आप शेर सिंह जी अपना माइक बंद करें। अब मैं फूल कुमार जी, आप बाहर रह रहे हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था के लोग हैं। हमारी पुराने वित्त मंत्री ने जो बात उठाई वो एम्प्लॉयमेंट की बात उठाई कि भाई ये वस्तु स्थिति है नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आगे जाके मामला गड़बड़ होगा, और ये भी बात उठाई। और उसके अंदर इन्होंने जो जवाब दिया वो ये दिया कि भाई हम यहाँ फर्स्ट हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ ये खर्चा कर रहे हैं, ये बात उभर के आई। दुनिया के देश में क्या है, कैसे हैं, उस पे भी आप अपना थोड़ा विजन दें फूल कुमार जी। फूल कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? शायद हो सकता हो कोई प्रॉब्लम हो बाहर, वो कहीं बिजी है। तो हरलाल जी सर, आप अपना कमेंट दे दें। 15-20 मिनट अपने पास में है। एसपी सुरेंद्र जी हैं। माइक खोलो हरलाल जी, आप कहीं रूट में हैं, कभी आउट हो रहा है नेटवर्क, कभी इन हो रहा है। मेरा फोन है क्या? अच्छा, अभी आप कहीं बिजी हैं? हाँ, तो मैं आप इसकी अपनी बात को करेंगे जो हो रहा देश में। तो किसी माइक खोलो। चलो, फूल कुमार जी भी आ गए। फूल कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? हाँ जी सर, नमस्कार, आ रही है। हाँ, तो मैंने हम तो डेढ़ साहब स्थिति नहीं है, तो इन दोनों के बीच का बहस का हमने चिंतन किया। हमने बहुत सारी बातें में हम कर हैं इसमें सर शायद आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आवाज आपकी कट कट के आ रही है। चलो आप बोलिए। सर वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा तो ज्ञानार्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं जुड़ा था। सच मैं ना तो एक्सपर्ट हूँ इस टॉपिक का, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है कि आप लोगों की ही बातें सुन के कि ये लोग सुविधा अनुसार जो आंकड़ों की वहाँ पे मैनिपुलेटेड वे में प्रेजेंटेशन, मोटा मोटा मैनिपुलेशन जो है वो ये है कि ये सूदिंग टू द ओकेजन वाली अप्रोच के साथ, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि किसी विदेशी ने कोई हमारे बारे रिपोर्ट अच्छी छाप रखी है तो उसका रेफरेंस दे दो, जहाँ पे हमारी इंटरनल रिपोर्ट बढ़िया है वहाँ पे इंटरनल ले लो। तो मुझे ये चीज़ एक तो सबसे बड़ी हास्यास्पद इसलिए लगी क्योंकि मुझे यहाँ रहता हूँ फ्रांस में, या और भी मैं इनकी कार्रवाई देखता हूँ जो भी थोड़ी बहुत इतनी मैं देख पाता हूँ। रेयरली ही ऐसा, रेयरली क्या, मैंने तो आज तक देखने में आया नहीं है कि अपने देश की प्रोग्रेस की असेसमेंट आप किसी फॉरेन में उसके बारे में क्या रिपोर्ट छपी हुई है, किसी एक पार्टिकुलर, वो भी एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने क्या छापा है, ना कि किसी ऑफिशियल एजेंसी ने क्या छापा है, उसके बेस पे आप अपनी प्रोग्रेस का एनालिसिस कर रहे हो इंटरनल का। ये ही सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं ये लोग अपने साथ, बस मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो मेरे पास और कुछ है नहीं। ये बड़ा मतलब नहीं लगा, ये एक जेन्युइन, ये तो वो होगी जैसे
कथावाचक होते हैं ना भाई, सुविधा अनुसार जवाब देने वाली बात की, सामने वाले ने कुछ सवाल पूछा, अटकता दिखा तो वहां कूद जाओ, वहां कूद जाओ तो वहां कूद जाओ, क्योंकि कथाओं में कुछ फैक्टफुल तो होता नहीं है। तो ये तो वो जैसे कोई कथा सुना रहे हैं बैठ के वहां पे संसद में, ये तो हो वो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम इस हंगर रिपोर्ट को मानते नहीं है। हंगर रिपोर्ट को 3-4 डेटाओं के ऊपर है, मेल न्यूट्रिशन वही के आ गई ना, मामले में, मतलब बात फिर स्तन वही के आ गई ना मामले में, वेट के मामले में। सर वही तो हाँ, मैंने कह दिया वो नहीं कि मानते। जहां सुविधा हो वहां तो और हंगर एक रिपोर्ट वो माननी बाहर नहीं। बाहर की रिपोर्ट है, उसका डेटा ले लिया, बात आपकी नहीं ठीक है, लेकिन अब जो वो भी सभी है, बाहर की रिपोर्ट का, सुनो सर, बाहर की रिपोर्ट का सिलेक्टिवली ले रहे हैं ना। हंगर रिपोर्ट बाहर की नहीं हाँ माननी है, लेकिन और कोई सी है तो वो माननी है, ये क्या मतलब हुआ? मान बिल्कुल सही थैंक यू। है, ये बात आपकी सही है। अब हरलाल जी आप कुछ बोल पाएंगे इस पे? सेशन रिकॉर्डेड भी है आज अपना। नहीं सर। अब मैं थोड़ा सा कह दूं, फिर मान साहब उसमें करेंगे। हमारे पुराने वित्त मंत्री जी की जो बात थी उस पे उन्होंने जो डेटा दिए, उस डेटा के अंदर ये था कि भाई क्वालिटी और क्वांटिटी, आप क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे भी जाइए। यानी डिसेंट वर्क का जो मामला है एम्प्लॉयमेंट का, यानी आपका एक आईआईटी किया हुआ, एमटेक किया हुआ स्टूडेंट यदि कोई नीचे की चपरासी की पोस्ट तक भी फार्म भर रहा हो, तो उस मामले में आप इसको किस तरीके से आंकोगे? क्या व्यवस्था है आपकी कि आप कह रहे हो कि हमने रोजगार दे दिया, व्हाट मीन बाय द रोजगार, आप मानते क्या हो? इसके मामले में उन्होंने कुछ डेटा भी दिया कि 23% पीपल्स वर्क्स जो है इसमें नहीं है। फोर्ट सीएमआई के डेटा में बताया 46% वर्क ऑफ पॉपुलेशन है, 69% मेल और 22% फीमेल। और चाइल्ड का मेल न्यूट्रिशन और एजुकेशन का डेटा बहुत पुअर है। ये सब बातें जब उभर के आती है तो क्वालिटी के मामले में हम इस सरकार का इस आर्थिक नीति के अंदर क्या विश्लेषण करें? एग्रीकल्चर पे कर लिया, अपना टॉपिक आ गया। सुवालाल जी आप इसको, मैं इसमें लेना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट के मायने क्या है? क्या सरकार एम्प्लॉयमेंट का मान ले? इन्होंने जो डेटा दिए थे, एक बार मैं सुन रहा था, एक दिया रोजगार, एक दिया स्वरोजगार, और ये डेटा सारे इन्होंने बताए हैं संसद में, और एक दिया नौकरी। तो नौकरी तो ये कह रहे हैं 12 लाख थी, इसकी जगह हमने 9.8 लाख वो कर दी। स्वरोजगार के मामले में ये कह रहे हैं कि हमने मुद्रा लोन दे दिया आपको, स्वनिधि लोन दे दिया आपको, और स्टार्ट के लिए आपको दे दिया, स्किल करने की हमने आपको कला दे दी, स्किल का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक हमने दे दिया, ये ढांचा दे दिया। प्राइवेट के खाते में हमने आपको भेज दिया, वहां जाओ स्किल होके आओ, और उन स्किल के जितने आपके सर्टिफिकेट है उसके अंदर एक एबीसी के नाम से बैंक खोल दिया, एकेडमिक बैंक क्रेडिट के नाम से एबीसी कहते हैं उसको, उसके अंदर आप जमा करा दो। जमा कराने में आपको इंडस्ट्री वाला आपको बुला लेगा और आपको कोई रोजगार दे देगा। तो रोजगार के डेटा तो मैंने वो उस डायरेक्शन में बता दिया कि भाई ये मेथड है रोजगार देने का इनका। स्वरोजगार का मुद्रा लोन और वो बात आ गई। नौकरी सरकार दे रही है, जो मोदी जी ये लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, 40,000 कभी 50,000 और इस तरीके से दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन को आदमी की आपने इंस्टीट्यूट खोली है, बाहर की आईआईटीज को भी बुला रहे हो। भारत की 2 आईआईटी, एक यूएई में गई है, एक दक्षिण अफ्रीका में गई है, ये पिछली बार अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पर इस आर्थिक स्थिति में एग्रीकल्चर का दिमाग हमने सेट कर लिया कि भाई प्राइवेट सेटअप से भी कुछ नहीं आ रहा है, राम भरोसे खेती है, एमएसपी भी नहीं मिल रही, ये बात आ गई, मोटा मोटा सा हमारे पास में खाका आ गया। अब एग्रीकल्चर के सिवाय एक सर्विस सेक्टर भी है, इंडस्ट्री सेक्टर का तो ढांचा बिल्कुल फिट है, पीएलआई है, लोनिंग है, लिक्विडेशन है, इनको जमीनों के लिए बिल बना दिया, रिसोर्स खोदने के लिए इनको पूरी छूट दे दी, और इस तरीके से ये बात इनके सामने है। क्या एक क्वालिटी एजुकेशन के मामले में भारत सरकार ठीक चल रही है? क्या सोचते हैं हम इसमें, सुवालाल जी? सुवालाल जी आपका आवाज पहुंच रही है मेरी कि नहीं पहुंच रही है? मेरा नेटवर्क भी बड़ा इधर उधर भटकता रहता है यहाँ गांव में। सुवालाल जी मेरे ख्याल से नहीं है, तो ठीक है। फूल कुमार जी कुछ आप खोल रहे हैं माइक, आप कह दें।
कोई साथी होगा तो, और किसी को नहीं सर, ये हैंड वैसे ही रेज हो खुला नहीं रह रहा। गया, सॉरी मैंने बंद नहीं किया था। अच्छा, सोलाल जी जी आपका वो आया नहीं है अभी तक, और फिर सुरेंद्र जी बाकल बच रहे हैं मेरे पास में। क्यों डीपी सिंह जी? देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है, संसद की चिंता है, हम सब माननीय लोग शेडो कैबिनेट के तहत अपने आप को स्थापित करके अपनी बात को रख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी बातों पे चिंतन करना चाहिए कि जो वास्तव में दिशा किधर जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो, माइंडसेट की बात लोग कहना अपने तरीके से हमें हमें इसकी कोई ज्यादा टेंशन नहीं पालने की जरूरत है, लेकिन हमारा बिल्कुल दुरुस्त माइंडसेट है। हम किसी की क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बैठे हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट बात जो हो रही है उसको कह रहे हैं, फिर हमारे व्यू पॉइंट ले रहे हैं सबको कि भाई हो क्या रहा, आखिर देश क्या किधर बढ़ रहा है, हमारे बच्चे हैं, इनको नौकरी चाहिए, इनका ढांचा है हमारे पास में है। तो जब पुराने वित्त मंत्री ने ये कहा कि भाई आप नौकरी के अंदर, इन्होंने जितने ट्रक बिके ना, ट्रक बिके थे एक बार, जिसके अंदर इन्होंने 3 से गुणा कर दिया कि 2 खलासी और एक ड्राइवर जो है वो अपॉइंटमेंट हो गया कि उसमें नौकरी लग गया। इतने ट्रक बिक गए, इसका मतलब इतने टेम्पो बिक गए, इसका मतलब ये इतने लोग एम्प्लॉयमेंट हो गए। इस तरह की इनकी डेटाबेस कंसेप्ट है। पूरा देश का जो डेटाबेस जो है वो, ये संसद के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। जब ये बात चली थी पिछले सेशन में कि भाई आप बताना क्या चाह रहे हो, तो इन्होंने कहा भाई ये ट्रकें बिकी है, तो इसमें क्या रोजगार नहीं मिला क्या? ट्रकों में रोजगार मिला, इतनी बिकी है तो कोई पड़ी थोड़ी है ट्रकें, टेम्पो इतने बिके हैं तो पड़े थोड़े हैं, तो रोजगार तो है। अब यूं कोई भटकता हुआ सा आदमी कहीं भी रोजगार करे, कुछ भी करेगा, वो खाई खोदेगा, कुछ करेगा, कहीं न कहीं जीव जंतु की तरह करेगा ही करेगा, वो तो काम पेट भरने के लिए कहीं कुछ करेगा। सरकारी व्यवस्था क्वालिटी के मामले में क्या है, इस मामले का हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि क्या क्वालिटी एजुकेशन के तहत हम लोगों का वहां पे कोई ऐसी बात उभर करके आई हो, तो वो उसमें सोलाल जी आवाज सुन रहे हैं मेरी? नहीं सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए। क्या कोई पॉइंट या सवाल था क्या? पहले बताए, मैं सुन नहीं पाया था हाँ, पहले। वो कोई मिस हो गया। सवाल ये था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को टच किया, इंडस्ट्री सेक्टर तो क्लियर है, उसमें तो डेटा है हमारे पास में। सर्विस सेक्टर के मामले में पुराने वित्त मंत्री ने ये कहा कि भाई क्वांटिटी के मामले में आप डेटा दे रहे हो, क्वालिटी के मामले में आपके डेटा जो है एजुकेशन के क्वालिटी का, यानी एमटेक किया हुआ लड़का चपरासी की नौकरी का अप्लाई कर रहा है। तो इस मामले में आपकी जो व्यवस्था है, तो एक बार संसद में ये बात उठी थी कि भाई इतने ट्रक बिक गए, इतने टेम्पो बिक गए, इसका मतलब ये है कि 3 से गुणा कर दो इनको। 60 लाख बिके हैं तो इतने लाख, 3 गुणा वो लगी नौकरी। ये डेटा इनके पास अपना वो डेटाबेस है। स्वरोजगार, रोजगार और नौकरी 3 भागों में इन्होंने बांटा है। स्वरोजगार को तो ये मुद्रा लोन और ये दे करके दे रहे हैं। रोजगार के मामले में इनका ये सोचना है कि ये जो भी है कि जिसको आप इस कर दो 1 2 3 4 और 4 चरण में, बैंक खोल दी, उसमें डेटाबेस के तहत आप बैंक में डाल दो। ये होने के बाद में नौकरी आती है, तो नौकरी में एक क्वालिटी बेस्ड नौकरी, भटकता हुआ आदमी इंडस्ट्री में भी जाता है, तो रोजगार के मामले में और नौकरी के मामले में दोनों में फ्लॉप है। स्वरोजगार तो जो सभी उसका किस्मत है कितना चलता है। ये सवाल खड़ा किया था कि क्वालिटी के मामले में रोजगार की स्थिति भारत की इस बढ़ती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था के मामले में, जब हम वी आर ऑन द 5th पोजीशन, तो क्या क्वालिटी के मामले में हमारा सेटअप सही है? क्या हमारे यूथ को क्वालिटी के मामले में नौकरी मिल रही है जो डिग्री है जिसके हिसाब से? और नहीं है तो ये अर्थव्यवस्था का मायने क्या है? हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था और चाहे 30वीं हो, उससे क्या रिजल्ट निकलना है? ये सवाल था। बात सुनी मेरी आपने?
हाँ, थोड़ा कट कट के आ रही थी, चलो समझ गया। आप क्वालिटी की पॉइंट पर बता रहे थे, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी यही सवाल उठाए थे। देखिए, एजुकेशन सेक्टर हो या प्रोफेशनल जो एजुकेशन में ट्रेनिंग सेंटर हो, इन देखिए क्वालिटी तो डाउन हुई है, कंप्रोमाइज हुआ है। वो क्वालिटी डाउन होने के 3 वजह है। एक तो ये है कि जो सरकार जो एक्सपेंडिचर करना चाहिए हायर एजुकेशन में या जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो भी एजुकेशन में आते हैं, एक तो उनमें खर्चा कम किया है। मैं जैसे मोटे तौर पर कहूँ तो 2014 से लेके 2019 से, मतलब पहले 5 साल में 1,25,000 करोड़ रुपए सरकार ने हायर एजुकेशन पर खर्च किया था, मतलब अलॉट किया था। और उसके बाद में 2019 से अभी तक जो ये सेकंड जो टर्म है सरकार का, तो इसने 1,00,000 करोड़ रुपए रखा है। तो 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने घटा दिए। तो एक तो सरकार खर्च कम करने की वजह से क्या होता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है इंस्टीट्यूशन में। अब वो जो फैसिलिटी होती है वो ट्रेनिंग से भी होती है, वो स्किल से रिलेटेड भी होती है, वो प्रैक्टिकल भी होते हैं, रिसर्च के भी होते हैं। और रिसर्च में फंड सरकार ने कम किया है। और एक दूसरा ये भी है कि जो सरकार जो दूसरी वजह यह है कि एक तो खर्च कम किया, दूसरा वजह यह है कि जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर कल्चर भी चेंज हो गई है। अभी इंस्टीट्यूशन के चाहे प्रोफेसर हो या ट्रेनर हो या रिसर्चर हो, उनको अभी सरकार के कार्यक्रमों में भाग लेना भी होता है, सरकार के कार्यक्रमों को करना भी पड़ता है। तो इसलिए समय कम देते हैं, प्रैक्टिकल कम हो पा रहे हैं, रिसर्च से कम होता है, और उसी तरह से टीचिंग क्वालिटी टीचिंग भी कम हुई। तीसरा पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट, ये है कि सारे इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से फाइनेंशियली वो कर दिया, आत्मनिर्भर बना दिया है। मतलब सरकार ने पैसा कम कर दिया खर्च करना, तो प्राइवेट से हेपा या कोई मार्केट से आप उधार ले लो। तो जो उधार लेने का जो पैसा आता है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए आ रहा है, क्वालिटी के लिए नहीं आ रहा है, रिसर्च के लिए नहीं आ रहा है। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने के लिए ही लोन मिल रहा है, बाकी और चीज के लिए लोन मिलता ही नहीं है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो इस वजह से क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है। क्वांटिटी तो आपने सिर्फ पेपर पर बना लिया है, वो हम भी बता सकते हैं कि हम इतने एडमिशन दिए हैं, लेकिन हमारे जो आउटपुट होते हैं, प्रोडक्ट स्टूडेंट है या रिसर्चर है, उनका जॉब को अगर प्लेसमेंट देखते हैं तो काफी डाउन हुआ है। वजह यह है कि इंडस्ट्री में अगर वो जाते हैं, कॉरपोरेट या इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप स्किल नहीं हो, आप में ये क्वालिटी नहीं है, इसलिए आप फिट नहीं हो इस जॉब के लिए। और जब वो दूसरे मीडियम लेवल के एसएमएस सेक्टर में जाते हैं या प्राइवेट कंपनी के रूप में, बैंक हो कोई भी हो, तो वहां पर उनको सैलरी और काम का बहुत ही गैप रहता है। और तीसरा ये है कि जो आप बता रहे थे कि एक तो गवर्नमेंट जॉब होता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में तो ये हालत हो गई है कि 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है उनमें 10 लाख कर्मचारी में से अभी 7 लाख ही है, 3 लाख तो है नहीं। बाकी के जो है वो भी आप एडहॉक या ऐसे करते हो, जो कोई स्टेबल जॉब नहीं होता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने या काम के हिसाब से आप रखते हो, लेकिन आप उनको काउंट कर लेते हो कि वो रोजगार है। तो ये इस तरीके से स्थिति है हायर एजुकेशन की। चलो सुरेंद्र जी बाकल आप बोल दो, फिर मैं लाल सिंह जी को इसी मुद्दे पर ले आऊंगा कि ये जो रोजगार, स्वरोजगार और इस मामले में सरकार क्या सही दिशा पकड़ रही है। बाकल साहब कुछ बात रख दीजिए अपने, आपका नंबर ही था वैसे, और फिर लाल सिंह जी को ले लेते हैं। सर मैं नहीं बोल पाऊंगा सर, ना हाथ खड़ा किया ना आपने। सर मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं मैंने हैंड रेज किया,
हैंड रेज किया तब की बात है। हाँ लाल सिंह जी, अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर पे तो हमारी बात हो गई कि इंडस्ट्री उसका पार्ट होना चाहिए, दो पहिए होना चाहिए, आपकी बात आ गई, सरकारी मंशा है, ये है। रोजगार के मामले में रिजर्वेशन इसमें है नहीं, प्राइवेट सेक्टर पूरा फुल फ्लेज वर्क कर रहा है, और सरकार ने स्किल करने के लिए जो भी योजनाएं बनाई, स्किल हो रहे हैं, बैंक भी खुल गई है, सारा है। इस पूरे ढांचे में हमारा 65% यूथ, क्या सरकार पांचवी अर्थव्यवस्था के तहत क्या सरकार ये सही कर रही है कि हमारे यूथ को या तो अपने हाथ में ले ले, ये बैंक खोल दी आपने, उसके अंदर क्रेडिट दे दिए, अपॉइंटमेंट सरकार दे दे, सुरेंद्र सिंह जी इंडस्ट्री में बंद भेज कर दे, देंगे। हम इसको 50,000 भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लाल सिंह? सुरेंद्र जी से कहो ये बंद करें। हाँ सुरेंद्र जी का मैं बंद करता हूँ, क्या हुआ साइट अब बंद क्या हुआ? सुरेंद्र जी के क्या पुलिस स्क्रीन लोअर हैंड करूं पहले तो? हाँ सुरेंद्र जी का बंद है माइक, चलो आप बोलिए। हाँ चौधरी साहब, सर्विस सेक्टर में जो डाटा है वो तो ये कह रहा है कि सर्विस सेक्टर में जीडीपी के लिए जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो बढ़ा है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फ्रॉम सर्विस सेक्टर इज इंक्रीज्ड। अब मुझे पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बड़े डिटेल में बताया गया। अभी क्वालिटी एजुकेशन के एमटेक को हम चपरासी बना रहे हैं, और हालत ये हो गई है, हालत वो हो गई है। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूं, जरा हालतें बताओ कि ये सब के सब पहले आईएएस लगे हुए थे क्या जो हटा दिए हैं? किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जो था उसको कम नहीं किया, किसी ने नहीं काटा। ऐसे नहीं करना चाहिए कि साहब ये हालत हो गई है। आप ऐसे नहीं वो हालत पुरानी गवर्नमेंट के माइंडसेट को छोड़िए, वो तो थे चले गए। हाँ आज की स्थिति में एक हाँ, बात ये छोटी सी मैं हालत हो गई है, ये शब्द कहना बंद करिए। लाल सिंह जी एक मिनट, आप बेहतर होगा कि ये एक इंटेलेक्चुअल्स की प्राइवेट डिबेट है, इसमें आप एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के ना बोल रहे हैं। आप यहाँ पे मतलब उस इंटेलेक्चुअल बन बात के पे बोल रहे हैं। करें कि क्या जो भी हम है, क्या नहीं तो यहाँ इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हालत करना मामला करना होगा तो ये बहुत कुछ बिगड़ जाएगा बात यहाँ पे। हाँ पॉलिटिकल एक तरफा सुनना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ आपको, एक तरफा सुनना मैं चाहते ये हो? कह रहा हूँ कि क्या फिर ये भी इस सही तरह है? से सवाल ये है कि नहीं सुनना क्या चाहते आप जो बात रख रहे हो ना, अब एक एक बात का मेरी फैक्ट रख के बताओ तो बात बात कहाँ होने करूँ। दो। आप तो कौन सी कह रहे हो बात का फैक्ट हाँ, बताया इंटेलेक्चुअल है? डिबेट हो रही चलो है। चलो कहाँ हो फूल गया कुमार जी, दिखाना डाटा? इनको ये अपने इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, मुझे दिख रहा है ना, बाल्टी में छेद आप है। नहीं छोड़ते इसको इंटेलेक्चुअल डिबेट, पॉलिटिकल बना अरे के ये रख देते हो, बाल्टी में छेद है भैया, ऑफेंसिव ले नहीं लेते हो इसको, अपने दिल पे अरे लेके बात ऐसा करते हो। ऐसा नहीं है लाल सिंह जी, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से बोलिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि यदि आपका बेटा हो, आपका भांजा भतीजा हो, तो ये जो है क्वालिटी सर्विस मिल रही है, इसके लिए सरकार के अंदर पांचवी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई कमी है या ये ओके है? सवाल सिर्फ इतना सा, इसको लंबा मत खींचो आप। हाँ तो सवाल ये है कि सारे सब्जेक्ट बदल चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ड्रोन, डाटा एनालिसिस, चेन, ब्लॉकचेन, इस तरह के वो सारी सब्जेक्ट। ट्रेनिंग दे अब रही है मेरी ना सुनो, गवर्नमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसे सुन तो लो आप। तो जो माइंड सेट है हमारा पुराने वाला, हिस्ट्री पढ़ के आईएएस बन जाए, नौकरी लग जाए, वो नहीं है अब, और इससे होना भी नहीं है कुछ भी। अब तो एआई चलेगा, जिसमें ब्लॉकचेन पढ़ना पड़ेगा, इसमें ड्रोन पढ़ना पड़ेगा, इसमें डाटा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, और जब ये पढ़ लेंगे जब तो नौकरी मिलेगी। अब अजीब बात करते हैं आपकी औरतों को, तो वो दे रहे हैं ड्रोन्स। अब आप कहोगे कि हिस्ट्री पढ़ूंगा मैं। तो क्वालिटी एजुकेशन टेक्निकल आ रही है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। अब इसमें ठीक है, चलो मैं समझ में आ गई बात के, कोशिश कर रही है 2024 के बाद में ये क्वालिटी बना करके पोस्टिंग देने की बात करेंगे। फिलहाल ये जो है लाइन अभी आई नहीं है। ये बाबू ग्रासिया कौन है? आप थोड़ा परिचय भी दे दें और आप अपनी बात को रख दें भाई, फिर हमारे पास में 2 मिनट ही। बाबू ग्रासिया जी, आप परिचय दे दें अपना, माइक खोल दें, कहाँ से हैं आप, नए जुड़े हैं आज? हाँ ठीक है। वो आप फूल कुमार जी, कुछ आपने माइक खोला है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं सर, बस ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक मिनट तो बाबू ग्रासिया जी आप कुछ नहीं, डीपी सिंह जी आपके क्या माइक बंद है कि क्या, आप कुछ बोले ही नहीं कुछ बात हाँ हाँ बोलिए डीपी सिंह जी, 2 मिनट आपके बच रहे हैं अपने। चलो इनका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ साहब आपका हैंड रेज है, 2 मिनट में अपनी बात को। अब इसको भी मैं तो एक बता रहा था कि ये जैसे राज्यों को देते हैं ना सहायता, ये अपने सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी स्टेट्स की, इसमें थोड़ा बता रहा था ये इन्होंने सीतारमण जी ने भी बताया था कि 2 इसके एमपी थे केरला के और तमिलनाडु के, उन्होंने कहा था कि हमें कम शेयर मिलता है जो कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं, क्योंकि वहाँ जो आंध्र प्रदेश इसमें तमिलनाडु में ये बनते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो पूरे देश में सप्लाई करते हैं, वो करते थे हमारा। उसके लिए उन्होंने बताया कि ये प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब फाइनेंस कमीशन के अनुसार कि पहले मिलता था 32%, जो जितना भी टैक्स सेंटर में गया उसका 32% 14वीं वित्त आयोग तक हर स्टेट को देते थे। उसमें कुछ हिस्सा होता था वो डेमोग्राफिक की वजह से या उसका दूसरे वेटेज देते थे कुछ पॉपुलेशन वगैरह का। बाकी 32 से फिर ये 42 हुआ 42%, और अब ये 41% होगा जब से जे.एंड.के बना है। हाँ नहीं ये बात तो आई हुई है। ये किस्तों में देते हैं, इनको 10-12 किस्तें दे देते हैं हर साल, तो करीब करीब पूरा मिलता है। कुछ इसमें कंडीशन है तो उनको लेट हो जाता है। बाकी जो स्टेट जीएसटी लगती है स्टेट की और वेट, ये पूरा स्टेट को मिलता है, इसमें सेंटर का कोई हिस्सा नहीं होता। नहीं मुद्दा मान साहब ये नहीं था, मुद्दा ये था कि ये तो डेटाबेस बातें हैं, मुद्दा ये था केरल वालों का, वो कह रहे हैं भाई हमें दे नहीं रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप जैसे बंगाल वालों को तो कह दिया आप दूसरी जगह खर्च कर देते हो इसलिए नहीं दे रहे हैं, इनके ऑडिट के अंदर डाल दिया, फिर उन्होंने कह दिया भाई ये तमिलनाडु वाले बना रहे हैं, इस बात के लिए है। हाँ बाबू जी कुछ, आप बाबू ग्रासिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रख दे, परिचय कर दे, कौन आपका परिचय नहीं है हमारे। उनको आवाज नहीं क्या आवाज नहीं आपको? चलो हाँ चलो ठीक है, हमारे अब टाइम भी हो गया। ठीक बात है, हो सकता है इनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगले संडे मिलेंगे फिर संसद की कार्रवाई और COP20 का जो है वो 20 सेशन का है, सोचेंगे आप सभी देखने का बहुत बहुत
मीटिंग खत्म हो गई। तरीके से बंद करो लाल से।